हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसके कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में देखेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सरकार स्थापित की जाती है और उस सरकार के अंतर्गत उस सरकार को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। लेजिस्लेटिव में पार्लियामेंट आती है जो कि द्विसदनीय व्यवस्था है, लोकसभा और राज्यसभा। इसे लोअर हाउस और अपर हाउस भी कहा जाता है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट है और जुडिशियल में सुप्रीम कोर्ट जो कि एपेक्स कोर्ट है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे दुनिया में और इसमें बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ऐड किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। इस कारण से भी ये हमारा संविधान कुछ ज़्यादा ही लेंदी हो गया है, लंबा हो गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्रोविजंस इसी एक्ट से लिए गए हैं जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। अब आते हैं सैलिएंट फीचर्स, इसके कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में देख लेते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। इसका अर्थ है कि ये सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि लिखित रूप में है। इसका ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन लिखित ही होते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अनरिटन भी होते हैं, जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है, लिखित रूप में नहीं है। तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा जो कि लिखित रूप में है। इसमें बहुत सारे इलेबोरेट किए गए हैं जो कि डिटेल में बताया गया है। ओरिजिनली 1949 में ये 395 आर्टिकल्स थे इसमें और 8 शेड्यूल्स थे, जो कि अभी तो अमेंडमेंट के बाद 12 शेड्यूल हो चुके हैं। और नो अदर कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो इतने सारे आर्टिकल्स और शेड्यूल्स जिसमें हो। फिर इसका फैक्टर्स क्या है वो देख लेते हैं कि इसके लेंदी होने का फैक्टर्स कारण क्या है। कुछ कारण जो है, पहला है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारण, जो कि है वास्टनेस ऑफ द कंट्री एंड इट्स डाइवर्सिटी। हमारे देश की बहुत बड़ी भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है और बहुत सारे विविधता को भी कवर करता है, जो कि बहुत सारे कल्चर, बहुत सारे रेस, बहुत सारे रिलीजन को भी इंक्लूड करता है। इस कारण से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लंबा है। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर्स, ऐतिहासिक कारण जो है वो इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पहले से ही चला आ रहा था, जो कि एक व्यवस्था ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत चली आ रही थी एडमिनिस्ट्रेशन की। वो खुद में एक बल की था और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस इसी एक्ट से लिए गए हैं। तो इस कारण से भी एक ये कारण है जो कि लंबा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रहा। और फिर एक कारण यह भी है कि हमारा पूरे राज्य के लिए और पूरे देश के लिए, पूरे सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि अलग नहीं है सेंटर और स्टेट्स के लिए। और आप दूसरे जगह देखेंगे, जैसे यूएसए में देखेंगे तो स्टेट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग होते हैं और सेंटर के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अलग बने हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ भारत के संविधान में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सारे स्टेट्स को भी इंक्लूड करता है। इस कारण से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लंबा है। फिर देखते हैं आगे। दूसरा फीचर्स है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। इसका रिजिड मतलब सख्त है और फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला। ऐसा नहीं है कि कोई सॉलिड फॉर्म में रिजिड सख्त है और लचीला है। रिजिड का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाना
थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा मुश्किल है। और फ्लेक्सिबल का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन को का संशोधन किया जाना, अमेंडमेंट किया जाना थोड़ा आसान है। जैसे कि हम देखते हैं रिजिड में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्लेक्सिबल में यूके ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल, बल्कि दोनों का मिक्स है, कॉम्बिनेशन है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 2 तरह के अमेंडमेंट्स का प्रावधान दिया गया आर्टिकल 368 के अंतर्गत। पहला है स्पेशल मेजॉरिटी, जो कि पार्लियामेंट, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की, जो कि ईच हाउस यानी दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से अगर कोई पास होता है, या और अगर पूरे सदन के सारे मेंबर के 50% से अधिक होने पर भी यह प्रावधान है कि अमेंडमेंट किया जा सकता है। और दूसरा है कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट्स के आधे से ज़्यादा स्टेट्स के रेटिफिकेशन के द्वारा भी किया जा सकता है। और कुछ प्रोविज़न ऐसे भी हैं जो कि सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंड किए जा सकते हैं, ये आर्टिकल 368 में नहीं आते हैं। फिर आगे देखते हैं हमारा फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये कहता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स का डिवीजन किया गया है। सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर का डिवीजन किया गया है, मतलब दोनों को, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को के पावर निर्धारित किए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट। दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट बताए गए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और पॉलिटिकल पावर्स यानी राजनीतिक शक्तियां भी दोनों के बीच में विभाजित किए गए हैं, सेंटर और स्टेट्स के बीच में। और दोनों की कानून में भी अलग अलग है, यानी कि केंद्र के कानून अलग हैं और राज्य के कानून भी अलग हैं। अब आगे देखते हैं। फिर एक फीचर ये भी है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका अर्थ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट का प्रावधान जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, जो कि यूएसए में है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म में है, नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। नॉमिनल मीन्स प्रेसिडेंट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और रियल एग्जीक्यूटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर है। फिर मेजॉरिटी पार्टी रूल है, यानी कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होगी वही रूल करेगी। फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स टू लोकसभा। लोकसभा में जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे, जो भी मिनिस्टर्स होंगे, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होगी लोकसभा में, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में, और चीफ मिनिस्टर की होगी राज्य सरकार में। फिर डिसॉल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी कि लोकसभा केंद्र में और विधानसभा राज्य में भंग किया जा सकता है इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर आगे हम देखते हैं प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। देखिए, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में वोटर्स है, और हमारे ये लेजिस्लेटिव ब्रांच है और ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। तो हमारे वोटर्स जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव ब्रांच को भी वोट कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को भी वोट करते हैं। और इसमें भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्टली वोट करते हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव अगर चुना जाता है तो वो अपना एग्जीक्यूटिव ब्रांच खुद ही बना लेता है। तो ये एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म का गवर्नमेंट है, मतलब ये अलग से एग्जीक्यूटिव ब्रांच और लेजिस्लेटिव ब्रांच को वोट किया जाता है। पर हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये वोटर्स हैं, तो ये डायरेक्टली सिर्फ लेजिस्लेटिव ब्रांच को ही वोट करेंगे, और लेजिस्लेटिव ब्रांच का जो हेड होगा वही चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा। तो ये दोनों में अंतर है। फिर आगे देखते हैं
अगला फीचर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करते हैं और ये जस्टिसिएबल है। मतलब फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन होता है तो कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अगर उसके फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। मुख्यतः 6 फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, किसी भी धर्म को फॉलो करने का की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 आर्टिकल। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 और 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। यह आर्टिकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सारे आर्टिकल के अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो ये राइट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रोवाइड करता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्या आपके पास रेमेडी है, क्या सुविधा है कि आप किस तरह से इस फंडामेंटल राइट्स को आप पा सकते हैं। अगर वायलेशन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या प्रावधान आपके लिए है, वो इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत आता है आर्टिकल 32 में। फिर आगे देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये पूरे राज्य में, पूरे देश में वेलफेयर के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये मोरल ऑब्लिगेशन लगाते हैं स्टेट अथॉरिटीज पर। जो भी राज्य में या केंद्र में जो भी सरकारें हैं उनको मोरल ऑब्लिगेशन दिया जाता है कि वो जनता के प्रति वेलफेयर वाले नियम लागू करें, वेलफेयर प्रिंसिपल्स लागू करें। ये नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब कि अगर ऐसा कुछ होता है कि वो नहीं लागू करते हैं वेलफेयर टाइप की, तो इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। फिर एक केस है 1980 का मिनर्वा मिल्स केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेड रॉक ऑफ द बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। यानी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बैलेंस के बेड रॉक पे आधारित है ये हमारा भारतीय संविधान। और डीपीएसपी को 3 प्रिंसिपल्स में भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल प्रिंसिपल्स में। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारा पार्ट 4A के अंतर्गत आता है एक आर्टिकल 51A जो कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है। इसमें क्या है वो देख लेते हैं, ब्रीफ में ही हम लोग देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के को फॉलो करना और इसके आइडल्स, इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना। फिर है नोबल आइडल्स को चेरिश करना, उनका पालन करना, जो कि जिसने इंस्पायर किया हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में। फिर है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करना, उनका बचाव करना। फिर देश को डिफेंड करना, और जब भी अगर देश के लिए कोई राष्ट्रीय सेवा का मौका मिले तो उसमें अपना योगदान देना। फिर भाईचारे का सारे देश में प्रमोट करना, और चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी भाषा के हों, किसी भी समुदाय के हों, उन सब में भाईचारे का प्रमोट करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, और सारे उन प्रैक्टिस को रिनाउंस करना, उन प्रैक्टिस को छोड़ देना जो कि डिग्निटी ऑफ वीमेन यानी कि वीमेन के डिग्निटी को ठेस पहुंचाते हों। फिर आगे देखते हैं
हमारे रिच हेरिटेज और हमारे जो कल्चर है, हमारे कल्चर के रिच हेरिटेज को वैल्यू देना, उन्हें संरक्षण देना। फिर है हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वाइल्ड लाइफ को, जंगल को, नदियों को संरक्षण देना और सभी जीव जंतुओं के प्रति दया का भाव रखना। फिर साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमैनिज्म, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को विकसित करना। फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ गार्ड करना, उनकी सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। फिर इंडिविजुअल लेवल पे और कलेक्टिव लेवल पे हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, ताकि हमारा देश, हमारा राष्ट्र ऊंचाइयों पर पहुंचे, हर क्षेत्र में ऊंचाइयों पर पहुंचे। और अंतिम है, जो भी पेरेंट और गार्जियन है, जो भी माता पिता है, उनका दायित्व बनता है कि अपने बच्चों को, जो कि 6 से 14 साल के बीच में है, उन्हें एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए सारे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। फिर अगला हमारा फीचर है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट में हमारा इंडियन स्टेट जो है हर रिलीजन को इक्वल फुटिंग पे ट्रीट करता है, मतलब हर रिलीजन को समानता का अधिकार देता है, हर धर्म को एक जैसा समझता है। हमारा इंडियन स्टेट किसी भी रिलीजन से, किसी भी धर्म से इंटरफेयर नहीं करता और ना ही किसी दूसरे रिलीजन को प्रमोट करता है, किसी एक तरफा रिलीजन को प्रमोट नहीं करता और ना ही किसी एक तरफा रिलीजन के अगेंस्ट में है। मतलब हर किसी को रिलीजन फॉलो करने की स्वतंत्रता है। फिर सारे इंडिविजुअल को एज सिटीजन्स विद इक्वल राइट्स एंड नॉट एज मेंबर्स ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। हमारा सेक्युलर स्टेट जो है वो सारे इंडिविजुअल को एक सिटीजन के रूप में देखता है, जो कि इक्वल राइट्स सभी सिटीजन को मिले, ना ही किसी एक पार्टिकुलर रिलीजन के समुदाय को के रूप में किसी धर्म को देखता है, बल्कि हर सिटीजन को एक जैसा देखता है। फिर आगे देखते हैं, यह किसी भी एक पार्टिकुलर रिलीजन के अगेंस्ट में नहीं है, विरोध में नहीं है। फिर यह सारे रिलीजन को सारे रिलीजन को इंडिपेंडेंस देता है, मतलब स्वतंत्र रूप में यह कार्य करता है। यह माइनॉरिटीज के लिए एक विशेष प्रावधान की छूट देता है कि अगर वो चाहें तो किसी भी धार्मिक शिक्षा के लिए धर्म संस्था खोल सकते हैं और चला सकते हैं। फिर अगला हमारा फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके अंतर्गत यह आता है, सारे एडल्ट्स को वोट करने का अधिकार दिया गया है। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय का प्रावधान यह था कि 21 साल से अधिक के लोग, उम्र के लोग वोट कर सकते थे। फिर आगे 61 संशोधन, 61वां संशोधन के बाद यह 21 से 18 घटा दिया गया उम्र, जो कि 1989 में हुआ था 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 21 से 18 साल कर दिया गया, मतलब अब 18 साल से अधिक के सारे वर्ग के लोग, सारे लोग वोट कर सकते हैं। फिर है इमरजेंसी प्रोविजंस। इसमें 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज दिए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी, फर्स्ट है नेशनल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। यह नेशनल इमरजेंसी किसी वॉर, यानी कि किसी लड़ाई, युद्ध या किसी पड़ोसी देश के एग्रेशन, पड़ोसी देश के द्वारा हमले करने पर, या किसी भी आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि किसी भी तरह का लड़ाई, धर्म युद्ध, किसी भी तरह का युद्ध होने पर आ जाए तो वो नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत आता है, मतलब आर्टिकल 352।
के अंतर्गत आता है। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365 के अंतर्गत आता है। इसमें कहा गया है प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाएगा किसी भी स्टेट में अगर उस राज्य का कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाए, यानी कि वो उस राज्य में कुछ आपातकालीन घटना हो जाए तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके इमरजेंसी लगाया जा सकता है। या फिर उस राज्य के मैकेनिज्म ऐसा हो जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो करने से मना कर दे, या किसी भी तरह का सेंटर से मनमुटाव हो जाए जो कि सेंटर के डायरेक्शन को ना फॉलो कर पाए, तो उस स्थिति में भी आर्टिकल 365 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में अगर पूरे देश हमारे भारत के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अर्थव्यवस्था पे कोई खतरा आ जाए तो उस कंडीशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा जाएगा। और एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी इमरजेंसी में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान बन जाती है और सारे स्टेट्स के सारे पावर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, यानी राज्य सरकार की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार में आ जाती है। केंद्र सरकार ही उस सिचुएशन में वो एक्ट करती है, राज्य सरकार की कोई शक्ति उस समय काम नहीं करती। फिर 3 टियर गवर्नमेंट में एक ये भी है, 3 टियर गवर्नमेंट फीचर है। 3 टियर गवर्नमेंट में पहले 2 टियर गवर्नमेंट थी, लेकिन 3 टियर गवर्नमेंट ये 3 टियर स्ट्रक्चर 73वां और 74वां संशोधन के बाद लागू किया गया। इसके अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट आती है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट और उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट आती है। लोकल गवर्नमेंट में 2 तरह की आती है, एक अर्बन में म्यूनिसिपैलिटी होती है और रूरल यानी गांव क्षेत्रों में पंचायत आती है। पंचायत में भी 3 आती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे और गांव विलेज लेवल पे। और म्यूनिसिपैलिटी में आती है 3, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत के रूप। तो ये था हमारा आज का फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।